नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा वीडियो मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हमने इस वीडियो में पिछले कुछ सालों में राजस्थान के विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर हमने इस वीडियो में चर्चा की है। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को संज्ञा दी है। अर्थात कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था उसको किस नाम से पुकारा है? मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ की थर्मोपोली, खमनोर का युद्ध और गोगुंदा का युद्ध। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली के नाम से पुकारा है। मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा गया है। खमनोर का युद्ध और गोगुंदा का युद्ध दोनों ही हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कहा गया है, लेकिन खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने बताया था और गोगुंदा का युद्ध बंदायनू ने बताया था और मेवाड़ की थर्मोपोली युद्ध कर्नल जेम्स टोड ने बताया था। हुडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1717, 1837, 1734, 1761। हुडा सम्मेलन मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजपूत राजाओं द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन की योजना मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इस सम्मेलन के आयोजन से पहले ही उनका देहांत हो गया और जगत सिंह द्वितीय के समय 17 जुलाई 1734 में हुडा सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये मराठों के विरुद्ध था और जगत सिंह द्वितीय के समय इसका आयोजन हुआ था। अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? जब अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान के राजाओं से सहायक संधि की गई थी, जिसमें उन्होंने एक तरीके से संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया था अंग्रेजों के प्रति, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार कर ली थी? अलवर, धौलपुर, करौली, कोटा। सही आंसर है करौली। नवंबर 1817 में करौली ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था और अंतिम रूप से शामिल होने वाली या सबसे अंत में सहायक संधि स्वीकार करने वाली रियासत सिरोही मानी जाती है। निम्न में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मारवाड़, मेवाड़, आमेर, हाड़ौती। सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है मेवाड़ राजवंश को, जो सबसे पुराना राजवंश है। भगवान राम के पुत्र कुश के वंशजों से माना जाता है और ये इन राजवंशों में सबसे प्राचीन राजवंश है। खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? खानवा युद्ध जो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ 1527 में, तो मारवाड़ से राणा सांगा की सहायता के लिए एक सेना आई थी। उस सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? राव मालदेव, राव गंगाजी, राव जोधा सिंह या राव चुंडा? सही आंसर राव मालदेव। राव मालदेव राव गंगाजी के ही पुत्र थे और इन्हीं के नेतृत्व में महाराणा सांगा की सहायता के लिए मारवाड़ से सेना आई थी। झाड़साई सिक्का किस रियासत में प्रचलित था? पहले राजस्थान में कुछ रियासतों के द्वारा अपने सिक्के प्रचलित करवाए जाते थे, जैसे जोधपुर का सिक्का है विजयशाही। ऐसे ही झाड़साई सिक्का किस रियासत में प्रचलित था? झाड़साई सिक्का राजस्थान की जयपुर रियासत में प्रचलित था। ये सिक्के के पृष्ठभाग पर एक कचनार के टहनी को उसके ऊपर चित्रित किया गया है, अंकित किया गया है उसके पृष्ठभाग पर, और उन्हीं सिक्कों को नाम दिया गया है झाड़साई सिक्का। जोधपुर में सिक्के प्रचलित थे विजयशाही। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं, उक्त कथन का संबंध किस दुर्ग से है? किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये शब्द कहे गए थे कि जब वो किसी दुर्ग पर आक्रमण करने गए हुए थे, तब उन्होंने उस दुर्ग को जब जीतने में सफलता प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने शब्द कहे
दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। जलालुद्दीन खिलजी ने जब राजस्थान के किसी इन एक दुर्गों पर आक्रमण किया, चित्तौड़, गागरोन, रणथंभौर, कुंभलगढ़, इनमें सही आंसर है रणथंभौर दुर्ग। जब जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया तो उस समय हम्मीर देव का वहाँ शासन था और हम्मीर देव ने उस दुर्ग की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी और जलालुद्दीन खिलजी उसे पूर्ण रूप से जीत नहीं पाया और उसी दुर्ग की अभेद्यता के कारण जब वो उसे जीत नहीं पाया तब उन्होंने ये शब्द कहे थे कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। लेकिन सही बात यह है कि वो उसे पूर्ण तरीके से जीत नहीं पाने के कारण उसके मन में ये मलाल था, तब उन्होंने इस दुर्ग के बारे में ये शब्द कहे थे जलालुद्दीन खिलजी ने। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं कि किस स्थान से महाभारत के समय के अवशेष मिले हैं? बैराठ, तिलवाड़ा, बागोर, पीलीबंगा। बैराठ जो विराटनगर जयपुर में जगह है, तिलवाड़ा बाड़मेर में, बागोर भीलवाड़ा और पीलीबंगा हनुमानगढ़ में। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष मिले हमें बैराठ या विराटनगर से। प्राचीन समय में ही जब भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जो 5 पांडव थे, जब उनको वनवास दे दिया गया था तो उन्होंने अपने अज्ञातवास का समय यहाँ बैराठ या जिसे विराटनगर भी कहा जाता है, यहीं पर उन्होंने अपने इस अज्ञातवास का समय बिताया था और यहीं से महाभारत काल के अवशेष हमें मिले हैं बैराठ स्थान से। सम्राट अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से समझौते हेतु निम्न में से सबसे अंत में किसको भेजा गया? कि सम्राट अकबर का जब यहाँ पर शासन था तो महाराणा प्रताप को वो अंतिम समय तक पूर्ण रूप से परास्त नहीं कर सके थे और उन्होंने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए हल्दी घाटी युद्ध से पहले ही अलग अलग दूत भेजे कि जिनके माध्यम से उनको समझाया जा सके। लेकिन उन दूतों में कुछ अपने राजस्थान के राजपूत राजा भी थे। तो ऐसे कौन सा ऐसा दूत था या कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसे सबसे लास्ट में भेजा गया? टोडरमल को सम्राट अकबर के द्वारा सबसे अंत में महाराणा प्रताप के पास भेजा गया। तो सबसे पहले किसे भेजा गया? सबसे पहले जलाल खां को भेजा गया, उसके बाद मानसिंह को, उसके बाद भगवान दास को और सबसे अंत में टोडरमल को। कंपटीशन में कई बार पूछता है और इनका क्रम दे देता है, चारों ऑप्शन में दे देते हैं, जैसे जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल, या फिर जलाल खां, भगवान दास, टोडरमल, मानसिंह, और उनका सही पूछता है कि इनमें से अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास दूत या इन व्यक्तियों को भेजे जाने का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले जलाल खां, फिर मानसिंह, फिर भगवान दास और सबसे अंत में टोडरमल। चेतावनी राज चुंगटिया के लेखक कौन हैं? केसरी सिंह बारठ, विजयदान देथा, प्रताप सिंह बारठ, सूर्यमल मिश्रण। चेतावनी राज चुंगटिया एक 13 सोठों का योग है या एक 13 सोठों को हम चेतावनी राज चुंगटिया के नाम से जानते हैं और ये मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को लिखे गए थे केसरी सिंह बारठ के द्वारा। केसरी सिंह बारठ इन्होंने जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह लॉर्ड कर्जन के दरबार में दिल्ली जा रहे थे 1903 में, तब उनको दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राज चुंगटिया के नाम से ये कुछ सोटे लिखे और उनको भेजे। मतलब उनको दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए, अंग्रेज़ों के दरबार में जाने से रोकने के लिए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को केसरी सिंह बारठ के द्वारा चेतावनी राज चुंगटिया के नाम से उनको आगाह किया। उनको शुरू में ही उनको इस बात के लिए समझाया कि मेवाड़ के महाराणाओं का जो वंश है वो कितना प्राचीन राजवंश है, जिन्होंने मुगलों की भी कभी गुलामी स्वीकार नहीं की, और इसी वंश के महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करने उनके दरबार में जा रहे हैं। कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर किन रियासतों के मध्य संघर्ष हुआ? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी।
और इसके विवाह को लेकर दो रियासतें जयपुर और जोधपुर, इन दोनों के बीच विवाद हुआ था। कृष्णा कुमारी जो भीम सिंह की बेटी थी, उसका विवाह भीम सिंह के द्वारा शुरुआत में जोधपुर के महाराजा, उनका नाम भी भीम सिंह ही था, उनके साथ उनका रिश्ता तय कर दिया। मतलब मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की बेटी थी कृष्णा कुमारी, और इसके विवाह के लिए इसका रिश्ता जोधपुर के महाराजा भीम सिंह के साथ तय कर दिया। लेकिन होता क्या है कि रिश्ते करने के बाद वहाँ के महाराणा की मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही भीम सिंह की मृत्यु होती है जोधपुर के महाराजा की, मेवाड़ के महाराणा ने इसका रिश्ता जयपुर के राजा के साथ कर दिया। और इस बात का मारवाड़ या जोधपुर के राजा मान सिंह ने विरोध किया कि इसका रिश्ता पहले मारवाड़ में किया गया था, जोधपुर में किया गया था, अब वो मर गया तो क्या हुआ, इसका रिश्ता जोधपुर में ही होगा। और इसी बात को लेकर जयपुर और जोधपुर, इन दोनों रियासतों के मध्य संघर्ष हुआ, और अंत में कृष्णा कुमारी ने आत्महत्या कर ली थी। मतलब इस विवाद को इतना बढ़ गया था कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था, और ये मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की बेटी थी। जैता और कूपा किस शासक के प्रसिद्ध सेना नायक थे? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, रावल रतन सिंह, महाराणा सांगा। जैता और कूपा राव मालदेव के प्रसिद्ध सेना नायक थे, जिन्होंने गिरी सुमेल युद्ध में 1544 में शेरशाह और राव मालदेव के बीच जब युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में जैता और कूपा ने बड़ी सूरवीरता का प्रदर्शन किया था। ये राव मालदेव के ही प्रसिद्ध सेना नायक थे, जिन्होंने गिरी सुमेल युद्ध में भाग लिया था। इसी युद्ध के बाद शेरशाह ने कहा भी था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुंड से सर्वप्रथम कौन राजपूत योद्धा उत्पन्न हुआ? पृथ्वीराज रासो, जिस एक पुस्तक का नाम है, ग्रंथ है, जिसके लेखक हैं चंद्र बरदाई, और उन्होंने ये माना है कि राजस्थान के जो राजपूत राजा हैं, इनकी उत्पत्ति एक अग्निकुंड से हुई है, कि ऋषि वशिष्ठ के द्वारा आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया, और उस यज्ञ में से ये राजपूत राजा निकले हैं। तो प्रश्न हमारा ये है कि इस अग्निकुंड से सर्वप्रथम कौन राजपूत योद्धा उत्पन्न हुआ? इस अग्निकुंड से सबसे पहले पैदा होने वाला राजपूत योद्धा प्रतिहार था। उन्होंने क्रम बताया है, सबसे पहले प्रतिहार, उसके बाद परमार, उसके बाद चालुक्य, और सबसे अंत में चौहान। अर्थात अग्निकुंड से सर्वप्रथम पैदा होने वाला राजपूत योद्धा प्रतिहार, और सबसे अंत में चौहान। दोराई का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? अब दोराई का युद्ध, चूंकि इसका सीधे सीधे राजस्थान के इतिहास से कोई संबंध नहीं है, ये हम भूल कर जाते हैं मान के कि भाई इसका राजस्थान से क्या लेना देना, क्योंकि दोराई का जो युद्ध है वो दारा और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था। और दारा और औरंगजेब दोनों मुगल काल से, और दोनों जब शाहजहां बीमार पड़ गया था, उसके बाद उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था, उसमें दोराई का युद्ध दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था। लेकिन चूंकि यह प्रश्न राजस्थान में कई बार पूछा गया है, और इसलिए पूछा गया है क्योंकि इस दोराई के युद्ध राजस्थान में अजमेर के निकट घटित हुआ है। जब उत्तराधिकार युद्ध हुआ 1658 और 1659 में, तो सबसे पहले धर्मत, फिर सामूगढ़ का युद्ध, फिर खजवा का युद्ध, और सबसे लास्ट में दोराई का युद्ध, जो शाहजहां के पुत्र दारा और औरंगजेब दोनों के बीच हुआ था। तो ये युद्ध राजस्थान में अजमेर के निकट हुआ था, दोराई नामक स्थान पर, और इसलिए राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है कि ये युद्ध किन के मध्य हुआ। ये भी पूछा गया है कि इस युद्ध का संबंध किस जगह से है, किस स्थान से है। तो अजमेर के निकट दोराई नामक स्थान पर दारा और औरंगजेब के बीच ये युद्ध हुआ। राजस्थान के निर्माण के समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? जब राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था, तो अलग अलग रियासत के राजाओं ने, जो खुद कुछ रियासतों के शासक तो अपने आप ही
शामिल करना स्वीकार कर लिया राजस्थान के एकीकरण में, कि उन्होंने अपने आप को संघ में शामिल कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे शासक थे जिन्होंने इतनी आसानी से उस संघ में मिलना स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही डूंगरपुर के महारावल चंद्रवीर सिंह जब उस एकीकरण या उस संघ पर अपने विलय के जब सिग्नेचर कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही थी कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। अब राजस्थान में मिलने के बाद मेरे बांसवाड़ा का कोई किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं है। ये बांसवाड़ा के महारावल थे चंद्रवीर सिंह, और इन्होंने डेथ वारंट शब्द का यूज लिया जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था और जब इस रियासत को उसमें शामिल किया गया था। निम्न में से किस शासक का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ? नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से किस शासक का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ। महाराणा सांगा का हुआ है, क्योंकि बाबर के साथ 1527 में खानवा का युद्ध। महाराणा अमर सिंह का बिल्कुल हुआ है अकबर के साथ। महाराणा प्रताप, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी युद्ध। बचता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का मुगलों के साथ कभी संघर्ष नहीं हुआ। महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है वो 1433 से लेके 1468, 1433 से लेकर 1468 तक इसका शासनकाल रहा है। तो उस समय तो भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई भी नहीं थी, क्योंकि 1526 में ही बाबर के द्वारा भारत में मुगल वंश की स्थापना की जाती है। तो इनमें से महाराणा कुंभा का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर गांव में चांदी की खान निकल आई थी? लक्ष्य सिंह, जिसे राणा लाखा भी कहा गया है, जैत्र सिंह, क्षेत्र सिंह, जिसे खेता भी कहा गया है, और हमीर। महाराणा लक्ष्य सिंह के समय, राणा लाखा के समय जावर गांव में चांदी की खान निकल आई थी। मेवाड़ क्षेत्र में ही मगरा जो क्षेत्र है उसमें जावर एक जगह है, और वहाँ पर जब राणा लाखा गद्दी पर बैठे थे तो उस समय चांदी की खान निकल आई, और इस चांदी की खान से मेवाड़ के साम्राज्य में बड़ी वृद्धि हुई, क्योंकि उससे उसकी आर्थिक समृद्धि हुई, संपन्नता बढ़ी। और ये राणा लाखा 14वीं शताब्दी लगभग 1382 के आसपास जब ये गद्दी पे बैठे थे, उसके कुछ समय बाद ही जावर में चांदी की खान निकल आई थी। निम्न में से सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित पुस्तक है? वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, उपरोक्त सभी। सूर्यमल मिश्रण जो बूंदी के राजकवि थे और राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय मौजूद थे, इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई। वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास या उपरोक्त सभी, तीनों ही पुस्तकें सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई है। वंश भास्कर भी, वीर सतसई भी और बलवंत विलास भी। वंश भास्कर इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है सूर्यमल मिश्रण की, लेकिन वीर सतसई, बलवंत विलास और छंदोबम्यूल, ये 4 पुस्तकें सूर्यमल मिश्रण के द्वारा ही लिखी गई है। किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? राजस्थान के विभिन्न अभिलेखों में से किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? राजस्थान में चीरवा शिलालेख, किराड़ू का लेख, बिजोलिया शिलालेख और मंडोर शिलालेख। इनमें से बिजोलिया के शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख जो पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, और वहीं पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण किया गया है, और इसी शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया गया है। सांभर, जयपुर और अजमेर, इन दोनों जगह के चौहानों को इस शिलालेख में, जो 12वीं शताब्दी के आसपास का है, इसमें इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण का बताया गया है। राजस्थान में वागड़ का गांधी किसे कहा गया है? जमनालाल बजाज, भोगीलाल पांड्या, हरदेव जोशी और गोविंद गिरी। जमनालाल बजाज,
हरदेव जोशी, गोविंदगिरी, भोगीलाल पांडा। वागड़ के गांधी, एक हैं राजस्थान के गांधी, एक हैं गांधी के पांचवें पुत्र, एक हैं वागड़ के गांधी। गोविंदगिरी जिन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। हरदेव जोशी जिनके नाम पर बांसवाड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज भी है। हमारा इसमें सही आंसर है वागड़ का गांधी भोगीलाल पांडा। भोगीलाल पांडा इन्होंने इस वागड़ प्रदेश में डूंगरपुर बांसवाड़ा इस क्षेत्र में हरिजन उद्धार के लिए, पिछड़े समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए बहुत अधिक कार्य किए थे और इसी वजह से इनको वागड़ के गांधी की उपाधि दी जाती है। विद्यार्थियों, इस प्रकार के प्रश्न राजस्थान के विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर ऐसे ही वीडियो समय पर मिलते रहें।